अमीर मायके की इलेक्ट्रॉनिक रसोई से अच्छी गरीब ससुराल की बिना चूल्हे की रसोई। हो गया एक और नुकसान। इस गवार को घर में रखने से अच्छा तो हम नौकरानी ही रख ली थी। एक नौकरानी को भी किचन की ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल करनी अच्छे से आती होंगी। एक तो सारे समोसे जला दिए, ऊपर से इतना महंगा एयर फ्रायर भी खराब कर दिया। अब इसके पैसे कौन देगा? तू? अरे तुझे तो कोई बाहर नौकरानी के काम के लिए भी ना रखे। हर चीज में हमेशा से जीरो रही है, पहले पढ़ाई लिखाई में और अब रसोई के काम में। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जानबूझकर एयर फ्रायर खराब नहीं किया। मैं तो इसे सही टाइम पर सेट करके गई थी, फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे बचपन में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया होता तो आज ही ये सब करने की नौबत नहीं आती। नेहा इस परिवार की सगी बेटी तो थी, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर थी, जिसके चलते उसे जल्दी रसोई की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन नेहा के घर की रसोई में सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थीं, जिसे वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। नेहा के हाथों कोई ना कोई नुकसान होता रहता था। अरे आज की तारीख में मुझे रोटी मिलेगी या नहीं? कब से चिल्ला रहा हूँ रोटी के लिए, सारी सब्जी ठंडी हो गई। सॉरी पापा, ये लीजिए रोटी। ये 4 रोटी बनाने में तुम्हें आधा घंटा लग गया। रोटी मेकर में तो रोटी 5 मिनट में बन जाती है। भैया रोटी मेकर खराब हो गया। क्या कहा तूने? रोटी मेकर खराब हो गया? कल रात को तो मैंने जब देखा था तो सही था, खराब कैसे हो गया? माँ जब दोपहर में रोटी बना रही थी तो वो अपने आप चलते चलते बंद हो गया। कल मुही जब से पैदा हुई है नुकसान पर नुकसान ही करवा रही है। पहले पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे नुकसान करवाए और अब घर की चीजों को बर्बाद कर रही है। एक रोटी मेकर भी तुझसे इस्तेमाल नहीं किया जाता क्या ठीक से? मैं तो परेशान हो गया हूँ इस लड़की से। सोचा था घर की बड़ी बेटी है, पढ़ लिख कर मेरा बिजनेस संभालेगी, लेकिन इसके लक्षण देखकर लग रहा है कि ये तो हमें रोड पर ले आएगी। अब मैं इसे घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्द से जल्द इसका रिश्ता देखकर शादी कर देता हूँ। छोटे छोटे नुकसानों पर भी नेहा के घर वाले उसे काफी कुछ सुनाते हैं, जिससे नेहा हमेशा दुखी रहती। नेहा के हर बार नुकसान करने के चलते नेहा के परिवार वाले उससे इस कदर चिढ़ने लगते हैं कि अमीर घर से होकर भी वो नेहा का रिश्ता एक गरीब घर में तय कर देते हैं। कुछ समय में नेहा शादी करके अपना अमीर मायका छोड़कर गरीब ससुराल में आ जाती है। शादी का दिन गुजरता है और आज नेहा की पहली रसोई की रस्म होती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। क्या क्या बनाना है खाने में? ज्यादा कुछ मत बनाना, सूखी सब्जी, पूरी और मीठे में खीर बना लो। लेकिन बहू एक छोटी सी परेशानी है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? बहू तेरे ससुर को अस्थमा है, वो ज्यादातर घर पर आराम ही करते हैं, इसीलिए घर में रसोई नहीं है। सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा है, वो भी बाहर बना रखा है। इतने बड़े घर से आई हो तो तुम वहाँ खाना कैसे बनाओगी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। बचपन में अपनी नानी के घर काफी जाया करती थी मैं। उनके घर पर मिट्टी का ही चूल्हा था, तो मैंने उनसे सीख लिया था कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं। माँ जी, क्या ही बताऊं मैं आपको कि मैं कैसे अपने मायके की रसोई में रो रो कर खाना बनाती थी। नेहा आंगन में आती है और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है कि तभी अचानक मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मायके में तो मुझसे इलेक्ट्रॉनिक चीज टूटती ही थी, लेकिन यहाँ ससुराल में भी चूल्हा टूट गया। मेरी अपनी माँ बाप भाई बहन इतना सुनाते थे मुझे, तो ये तो फिर भी ससुराल वाले हैं, ये क्या ही हाल करेंगे मेरा। टूटे चूल्हे को देखकर नेहा काफी परेशान हो रही थी कि तभी किंजल और ममता घर से बाहर आते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं चूल्हा कैसे टूट गया, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा। मिट्टी का चूल्हा है, पूरी जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा, वैसे भी पुराना हो गया था। चूल्हा ही तो है, टूट गया तो दोबारा बना दूंगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? चलिए, जब तक माँ मिट्टी का चूल्हा बना रही है तब तक मैं और आप सब्जी वगैरह काट लेते हैं। ममता मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है, वहीं सेजल नेहा सब्जी वगैरह काट लेती हैं। मिट्टी का चूल्हा सूखने में काफी समय था, अब इसलिए सेजल नेहा के साथ मिलकर ईंट का चूल्हा बनाती है और अब नेहा खाना बनाती है। सब नेहा के खाने की काफी तारीफ करते हैं। खाना तो बन गया, किंजल के लिए सैंडविच बनानी थी, वो भी बना देती हूँ। नेहा टोस्टर में सैंडविच बना रही थी कि तभी गलती से गर्म टोस्टर से नेहा का हाथ जल जाता है। नेहा काफी तेज चिल्लाती है, जिसकी आवाज से मनोरमा और किंजल रसोई में भागे भागे आते हैं। क्या हुआ? क्यों चली आई तू? फिर से कुछ टूट गया क्या? नहीं माँ, वो टोस्टर से हाथ जल गया। थैंक गॉड, मुझे लगा कि दोबारा से कोई नुकसान हो गया।
अब जले हाथ के साथ यहीं खड़ी रहेगी या सैंडविच भी बनाएगी। नेहा को काफी बुरा लगता है कि उसके मायके वालों को उसके हाथ से ज्यादा टोस्टर की ज्यादा फिक्र थी। ये सब याद करके एक तरफ जहां नेहा दुखी होती है तो वहीं अपनी सास नंद की मदद पाकर काफी खुश थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर के कामों में भी नेहा की सास नंद उसकी काफी मदद करते थे। मेरा हाथ। भाभी, किसने कहा था आपको दरान से सब्जी काटने के लिए? आप भी ना काट लिया ना अपना हाथ। सेजल जल्दी और नीम का लेप बनाती है और जल्दी से अपनी भाभी के हाथ पर लगा देती है। तो वहीं ममता अब बाकी का खाना बनाती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं। मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बहू, हाथ कट गया काफी नहीं है क्या? तू जाकर आराम कर, खाना मैं बना लूंगी। अपने बिना चूल्हे वाली रसोई के ससुराल में अपनी सास का इतना प्यार देखकर नेहा काफी खुश होती है। तो वहीं खाना बनने के बाद अब नेहा सभी को खाना परोसने लगती है। बहू, खाना ही परोसोगी या तुम भी खाओगी? पापा जी, मैं आप लोगों के साथ बैठकर कैसे खा सकती हूँ? मैं तो बाद में भी खा लूंगी। हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा सकती? आखिरकार तुम भी तो इस परिवार की सदस्य हो। जिस तरह मेरे लिए मेरी किंजल है, उसी तरह तुम हो। नेहा का हाथ कटा हुआ था, इसलिए ममता उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देख नेहा को एक बार फिर अपने बीते कल की याद आती है। अरे तुम खाना खाने के लिए कहाँ बैठी जा रही हो? जाओ जाकर सलाद लेकर आओ। ये रोटी ठंडी हो गई है तो जरा गरम रोटियां लेकर आना। नेहा जब भी अपने परिवार के साथ खाने की कोशिश करती तो कोई ना कोई उसे कुछ काम दे देता, जिससे आज तक नेहा कभी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खा पाई थी। तो वहीं अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर नेहा की आंखें भर जाती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। इतनी देर तक कैसे सोती रह गई मैं? अब क्या करूं? नेहा जल्दी से उठती है और जैसे ही बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि सारी सब्जियां कटी हुई हैं और उसकी सास आटा गूंथ रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं आज आँख खुलने में देरी कैसे हो गई। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो वैसे भी सब्जी चढ़ाने ही जा रही थी। एक काम करिए, आप चढ़ा दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरी अपनी मायके की रसोई में नेहा को आज तक एक भी काम में उसके घर वालों ने मदद नहीं की थी। इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी नेहा कभी भी खुशी से मायके में खाना नहीं बना पाई थी। तो वहीं अपने बिना चूल्हे के ससुराल में नेहा काफी खुश थी। बहू जब से आई है बिना रसोई चूल्हे के पता नहीं कैसे उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। सोच रही हूँ कि बहू के लिए एक एलपीजी सिलेंडर और गैस वाला चूल्हा ले आते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहू को तकलीफ होती है, लेकिन वो हमसे बोलती नहीं है। मैं बात करता हूँ एक दो लोगों से इस बारे में। नेहा चुपके से अपने सास ससुर की बात सुन लेती है, जिसे सुन एक बार फिर वो अपने बीते कल में खो जाती है। हर जगह नाक कटवा दी है, फिर से फेल हो गई है ये लड़की। मैं अब इसे आगे और नहीं पढ़ा सकता। अब ये सिर्फ रसोई काम करेगी। 12th में फेल हो जाने की वजह से नेहा के माँ बाप उसकी पढ़ाई बंद करवाकर उसे चूल्हे के काम में डाल देते हैं। इन सभी बातों को याद करके नेहा दुखी तो होती है, लेकिन अपने सास ससुर का प्यार देखकर उसे काफी खुशी भी होती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज नेहा के मायके वाले उसके ससुराल आते हैं। नेहा की माँ और बहन जब आंगन में मिट्टी का चूल्हा और घर के अंदर रसोई नहीं देखते तो ये क्या, तुम्हारे ससुराल में तो रसोई तक नहीं है और तुम इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो? अगर थोड़ा पढ़ लिख लेती या अपनी मायके की इलेक्ट्रॉनिक रसोई को अच्छे से संभालती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुझ पर, तेरे ससुराल वालों पर काफी तरस आता है बेटा मुझे, लेकिन क्या करे, गलती तो इसमें तेरी ही है। अपने मायके वालों को अपने ससुराल वालों का ये सारा मजाक उड़ाता देख अब नेहा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। बस अब बहुत हुआ। अरे आपके उस इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई से अच्छा तो मेरा ये बिना चूल्हे का ससुराल है। यहाँ मैं खुशी खुशी खाना बनाती हूँ, सब मेरी मदद करते हैं और अगर कोई गलती भी हो जाए तो कोई मुझे डांटता नहीं है। सबके साथ बैठकर यहाँ सुकून की रोटी खा पाती हूँ। आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली रसोई में तो हर दिन मेरा रो रो कर गुजरा था। आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सुना लिया, लेकिन अब और नहीं, निकल जाइए यहाँ से। अब मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है, अब यही लोग मेरे अपने हैं। नेहा अपने मायके वालों को बहुत कुछ सुनाती है, जिससे वो लोग शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। तो वहीं अब नेहा अपने ससुराल वालों के साथ अपने बिना चूल्हे वाली रसोई में भी काफी खुश थी और कुछ दिनों में मिथिलेश और आकाश एलपीजी गैस सिलेंडर ले आते हैं, जिस पर अब आराम से नेहा घर के अंदर ही खाना बनाती है।
नंद के 18वें बर्थडे पर अमीर और गरीब भाभी का गिफ्ट और तैयारी। वाओ, फाइनली भैया भाभी की शादी की एल्बम आ गई। कितना लेट दिया है, शादी को 4 महीने होने को आए हैं। मम्मी, मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है ना? अब तक की ये मेरी महंगी ड्रेस है, लेकिन जब नेक्स्ट महीना मेरा 18th बर्थडे आएगा ना, तो मैं उससे भी ज्यादा महंगी ड्रेस लूंगी मम्मी। अभी तो शादी में इतनी महंगी सी ड्रेस दिलवाई थी तेरी जिद पर, अब 18वें जन्मदिन पर भी चाहिए तुझे। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। हम मिडिल क्लास है तो क्या हुआ मम्मी, मेरी बड़ी भाभी तो अमीर है ना, वो मेरा 18th बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगी, मुझे पता है, क्योंकि गरीब भाभी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अरे साक्षी भाभी आप? अरे वाह, मेरी शादी की एल्बम आ गई है। लो माँ जी, साफ पता चल रहा है कि आपकी एक बहू कितनी अमीर घर से आई है और दूसरी कितनी झोपड़ी वाले घर से। इसमें भी मैं ही अच्छी लग रही हूँ। मेरा मेकअप भी तो कितना महंगा हुआ है। बहू, हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती, सादगी भी जरूरी होती है, और एल्बम में छोटी बहू के चेहरे पर सादगी और शादी की रौनक दोनों है। ओफ माँ जी, आपको भी पता नहीं अपनी गरीब बहू में क्या पसंद है। कोई मॉडर्निटी नहीं, कोई स्टेटस क्लास नहीं है उसका। भाभी, नेक्स्ट मंथ में 18 साल की कंप्लीट हो जाऊंगी, ऑफिशियली एडल्ट मेरा बर्थडे। आप बहुत अच्छा मनाएंगी ना? मैं चाहती हूँ कि आप मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएं। ओह, ये गरीब नंद चाहती है कि मैं इसे अमीरों वाली बर्थडे पार्टी दूं। ये तो होने से ना रहा, लेकिन अपनी इमेज भी तो मेंटेन रखनी है मुझे। हाँ हाँ मेरी प्यारी सी नंद, मैं तुम्हें तुम्हारे 18वें साल की बर्थडे पार्टी जरूर दूंगी। देखना, इतनी अच्छी अमीर पार्टी करवाऊंगी तुम्हारी कि तुम्हारी फ्रेंड ने भी कभी नहीं करी होगी ऐसी। और वो तुम्हारी गरीब छोटी भाभी, वो तो सपने में भी नहीं दे सकती तुमको ऐसी पार्टी। एक्साइटेड? क्या सच में भाभी? थैंक यू सो मच। आई नो इस बर्थडे को आप ही स्पेशल बनाओगी। हाँ, लेकिन अभी बहुत टाइम है। चिल करो, गरीब देवरानी को पास्ता और जूस लाने को कहा था, अभी तक आई नहीं। गौरी, ओ गौरी। अरे भाभी, जल्दी लेकर आओ ना। इतने में गरीब बहू पास्ता और जूस लाकर सामने रख देती है। बस विधि में लेकर ही आ रही थी। अरे ओ गरीब भाभी, मेरा मतलब छोटी भाभी, इतनी देर लगती है क्या सबके लिए पास्ता और जूस लाने में? सोचा था एल्बम देखते देखते खाएंगे पियेंगे। इट्स ओके विधि, अब गरीब लोगों को और भी तो काम होते हैं ना, वही निपटा रही होगी तुम्हारी छोटी भाभी। साक्षी बहू, बार बार तुम गौरी बहू को बीच में क्यों ले आती हो? वो जैसी भी हो, घर के काम तो करती है, तुम तो खाना पीना भी नहीं बनाती। माँ जी, ये गरीबों वाले काम मैं वैसे भी नहीं करूँगी। वैसे गौरी, तुम्हारे माता पिता इतने गरीब थे कि तुम्हें दहेज में 2-3 सोने के सेट और अच्छे कपड़े भी नहीं दे पाए। देखो तो, घर में भी कितने बेकार सी कपड़े पहनकर रहती हो। ऊपर से देवर जी भी इतना नहीं कमाते कि तुम्हारी शादी होकर भी कोई बदलाव नहीं आया तुम्हारी जिंदगी में। बस जेठानी जी, मेरे बारे में आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मेरे पति और मायके वालों के लिए कुछ ना कहिए। मेरी जिंदगी जैसी है मैं उसी में खुश हूँ। ये सब सुन गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए गौरी रसोई में काम करने चली जाती है। मैं चाहे जेठानी जी और विधि का दिल जीतने की पूरी कोशिश क्यों ना कर लूं, तब भी मेरे साथ यही होगा। क्यों भगवान, किसी गरीब को गरीब होने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिलती है? क्या हम इंसान नहीं होते? क्या अमीर ही सब कुछ होते हैं? 4 महीने से सिर्फ इस घर में मैंने अमीर गरीब के ताने सुने हैं, सिर्फ ताने। बहू को रोता देख सास उसके सिर पर हाथ रखती है। गौरी बहू, शांत हो जा। मैं जानती हूँ तेरी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये साक्षी बहू और विधि तेरे साथ ऐसा कर जाते हैं। पर तू देखना, एक दिन मेरी बेटी को तेरी अहमियत पता चल जाएगी, क्योंकि इन 4 महीनों में मैंने साक्षी को दिखावा करते हुए बहुत देखा है। बस माँ जी, एक आप ही है जो इस घर में मुझे समझती है। मैं तो चाहती हूँ कि तू ही मेरी बेटी के 18वें साल के बर्थडे की तैयारी करे, चाहे विधि कुछ भी बोले। तू उसके लिए घर पर छोटी सी सरप्राइज पार्टी तैयार कर देना। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो हैं। माँ जी, अभी तो 1 महीना है, मैं भी बचत करके 1 महीने में कुछ पैसे जोड़ लूंगी।
जिससे दीदी की 18वीं साल की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर सकूं। मैं तो सोच रही थी कि अपने हाथ से उनके लिए कपड़े भी बना दूं गिफ्ट के तौर पर। बहू बना देना, लेकिन आजकल के मॉडर्न फैशन वाले कपड़े बनाना, वो पगली है ना, कहीं पसंद ना आए तो। ठीक है माँ जी, मैं अपनी नंद के लिए जन्मदिन की तैयारी जरूर करूंगी। दिन गुजरते हैं। गौरी अपने पति से पैसे लेकर कुछ कुछ पैसे जोड़ती है और खाने पीने के राशन में भी या ऑफर का सामान लाकर पैसे बचाती है, और फिर एक दिन मार्केट से कपड़ा लाकर अपनी नंद के लिए सुंदर सी ड्रेस भी बनाती है। ओहो, ये ड्रेस तो अभी तैयार नहीं हुई, मुझे नेट और स्टोन लाने पड़ेंगे, तो बहुत सुंदर वन पीस बनेगा। तब दोपहर का खाना बन जाने पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तब भी गौरी साक्षी और विधि को बुलाने जाती है, जहां वो कमरे में कोक और बर्गर का मजा लेती है। वाह, मजा आ गया मुझे, कितना अच्छा है महाराजा चीज बर्गर। दीदी नीचे खाना बना है और आप यहाँ बैठकर बाहर की चीजें खा रही हो। क्यों पुअर पावर्ड, मेरे पैसों का मैं कुछ भी करूं, तुम होती कौन हो मुझे कुछ कहने वाली। मुझे नीचे आकर खाना नहीं है खाना, सो कॉल्ड गरीबों वाला खाना बनाया होगा ना तुमने नीचे, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम गरीब हो, मेरे पैसों से तो जलोगी ना। फिर गौरी नीचे जाकर अवंतिका को उसकी पिज्जा बर्गर खाने के बारे में बता देती है। अवंतिका को अपनी अमीर बहू के पैसों का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी गरीब सादगी संस्कार वाली बहू से बेहद खुश थी। एक महीना गुजर जाता है। जन्मदिन से 2 दिन पहले विधि फिर अपनी अमीर भाभी से कहती है, भाभी यू नो ना, 2 दिन बाद मेरा 18वां बर्थडे है, आपने कुछ प्लानिंग स्टार्ट की? ये अपने ऊपर पैसे खर्च करवा कर ही मानेगी, लेकिन मैं इस पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहती। हाँ विधि, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत अच्छा पार्टी हॉल बुक किया है। आई नो भाभी, यू आर द बेस्ट। और इन भाभी से तो उम्मीद करना बेकार है। ऐसा नहीं है विधि, देखना मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत अच्छी तैयारी करूंगी और गिफ्ट भी दूंगी। ओ प्लीज, आपकी भद्दी चीजें मुझे नहीं चाहिए। आपकी तरफ से गिफ्ट भी तुच्चा मुच्चा होगा। चलो ना साक्षी भाभी, आज मुझे बर्थडे की ड्रेस दिलवा दो, मेरे पास ड्रेस नहीं है। हाँ चलो, मुझे भी अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदनी हैं। नंद की बातों से एक बार फिर गौरी का दिल दुख जाता है। वहीं नंद भाभी मॉल पहुंचते हैं। साक्षी जानबूझकर सबसे पहले अपने महंगे महंगे कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट, सैंडल्स खरीद कर सारे पैसे खत्म कर देती है। तब नंद को एक सुंदर सी ड्रेस दिखाई देती है, जिसके पीछे वो पड़ जाती है। भाभी मुझे ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, 1 मिनट, मैं इंस्टा पर लाइव जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही है। हाय गाइस, ये मेरी ननद विधि, जिसका 18वां बर्थडे आने वाला है, और मैंने अपनी ननद के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट की है। अगर आपको पसंद आई तो मुझे रेड हार्ट भेजिए। वाओ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, नाइस। ओके गाइस, बाय। इस लड़की ने 70,000 की ड्रेस पर हाथ रखा है, अभी बताती हूँ। ओह, लगता है मैंने अपना पूरा क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया कपड़े खरीदते खरीदते। विधि, तुम्हारी ड्रेस के लिए पैसे नहीं बचे। कोई बात नहीं, तुम्हारे बर्थडे में अभी 2 दिन और हैं, मैं तब खरीद लूंगी। ओके ठीक है भाभी, मैं इसी ड्रेस में अपना केक काटूंगी। वहीं दूसरी तरफ गरीब संस्कारी बहू मार्केट जाकर सामान ले आती है और नंद की ड्रेस को पूरा कर देती है। अगले दिन गरीब बहू ने घर को बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया था और अपने हाथ से उसके लिए पसंदीदा खाना बनाया और उसके दोस्तों को, कुछ रिश्तेदारों को भी घर बुलाया। वाह बहू, तूने बहुत अच्छी सजावट की है। देखना, मेरी बेटी को तेरा तोहफा पसंद आएगा, और ये तैयारी भी। बस विधि को ये पसंद आ जाए। वैसे विधि है कहाँ? वो विधि कह रही थी कि साक्षी ने उसके लिए कोई बर्थडे पार्टी हॉल बुक किया है, वो वहाँ जा रही है। उसके कुछ फ्रेंड वहाँ पर आ रहे हैं। आती ही होगी, 2 घंटे हो गए, आ रही होगी। ठीक है बाजी, मैं जब तक केक तैयार कर लेती हूँ। फिर गौरी नंद के लिए केक बनाती है और सुंदर सा 18th कैंडल भी लगा देती है। वहीं विधि किसी पार्टी हॉल के अंदर जा रही होती है। तभी एक्सक्यूज मी मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती, यहाँ सिर्फ बुकिंग के लोग ही जा सकते हैं, और कपड़े देखकर लगता नहीं आप यहाँ महंगी बुकिंग कर सकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मेरी भाभी ने यहाँ खास बर्थडे टेबल बुकिंग की होगी, और वो अंदर भी होंगी। चेक करो, उनका नाम साक्षी है। नहीं, ऐसी कोई बुकिंग नहीं है, हमने अपने रिकॉर्ड्स में देख लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, आप चेक करो। कहीं माँ सच तो नहीं बोल रही थी कि बड़ी भाभी सिर्फ दिखावा करती है? कल रात जब मैंने उनसे ड्रेस मांगी, तब उन्होंने ड्रेस के लिए भी ये बोल दिया कि बाद में ड्रेस सिला देंगे।
अभी कुछ और पहन लो, अपनी पुरानी कोई। मैंने नहीं सोचा था कि साक्षी भाभी मेरे साथ ऐसा धोखा करेगी मेरे 18वें जन्मदिन पर। तभी विधि रोते हुए घर आ जाती है, जहां गौरी पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट करके उसे सरप्राइज देती है और सब बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विधि, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा विधि तुझे सरप्राइज? तेरी छोटी भाभी ने कितनी अरेंजमेंट की है यहाँ पर। दीदी, मैंने आपके लिए केक भी बनाया है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सरप्राइज पार्टी का इंतजाम गौरी भाभी आपने किया है? हाँ, मैंने तो किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बहुत ही सजावट कर दी। ये देखो तुम्हारा केक और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चांदी की पायल। ओह, ये आज 18 साल के जन्मदिन पर तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाई है। माँ जी दिखा दीजिए। ये देख भाभी, ये तो इतनी अच्छी ड्रेस है कि इसके आगे ब्रांडेड कपड़े भी फेल हैं। थैंक यू सो मच भाभी। आज तक मैंने आपको न जाने क्या क्या बोला, लेकिन आपने मेरे 18वें जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए सब कुछ किया। थैंक यू सो मच भाभी। आपका तोहफा और ये तैयारियां मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे, सुनने में आया है तू अपनी अमीर भाभी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई है। उन्होंने तुझे क्या दिया? सच तो ये है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ झूठा दिखावा किया और मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्होंने मेरे लिए कोई बुकिंग नहीं की और सुबह से दिखाई भी नहीं दी। बर्थडे ड्रेस भी नहीं दिलाई। जिनसे उम्मीद की थी उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जिससे कुछ नहीं चाहा था उन्होंने सब दे दिया। तो तुझे अक्ल आई होगी ना कि तेरी बड़ी भाभी कैसी है और छोटी भाभी कितनी नेक दिल की है। हर चीज पैसों से नहीं तोली जाती। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। तब विधि गौरी के बने कपड़े पहनकर अपना केक काटती है और सबके साथ अपना बर्थडे नाच गाना करके सेलिब्रेट करती है। वहीं अमीर भाभी जब सामने आती है तो उससे अपनी नाराजगी जताकर बात करना बंद कर देती है, जिससे साक्षी हमेशा के लिए अपने पछतावे में रह जाती है।